काव्यांशी का नाम सुनते ही उसके ऑफिस में सभी के अंदर एक अनजाना भय समा जाता था। सभी को पता था कि वो कब क्या करेगी उसे खुद भी नहीं मालूम। वो बहुत ही घमंडी स्वभाव की लड़की थी और अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी। 25 साल की काव्यांशी एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मालकिन थी। वैसे मालकिन वो अपनी काबिलियत के कारण नहीं, बल्कि रमेश तलवार की इकलौती बेटी होने के कारण बन गई थी। रमेश तलवार अब बहुत बीमार रहते थे, इसलिए काव्यांशी के कंधों पर कंपनी की जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन की बात है। अरे, काम नहीं होता तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी? गेट खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? अब मैंने तो आपकी गाड़ी देखते ही गेट खोल दिया था मैडम। 20 सेकंड लेट थे तुम। तुम्हें जरा भी पता है टाइम की कीमत क्या होती है? मैं भी किससे बात कर रही हूँ? अगर तुम्हें पता होता तो यहाँ गार्ड की नौकरी नहीं कर रहे होते। काव्यांशी को इतना गुस्से में देख बूढ़े गार्ड ने उससे माफी मांगी, लेकिन मैडम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे ढीले लोग नहीं चाहिए। कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बूढ़ा गार्ड गिड़गिड़ाता रहा और काव्यांशी ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका गुस्सा उतरा नहीं। इस बार उसका गुस्सा मैनेजर विवेक पर उस गलती के लिए निकला जो उसने की ही नहीं थी। चुप, एकदम चुप रहो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती के कारण कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता था। लेकिन मैम, इसमें मेरी गलती कैसे है? आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने के लिए दिए, मैंने वो उसी समय कुरियर कर दिए। कुरियर कंपनी वालों ने लेट किया तो उसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें उस कुरियर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपने ही मुझे उस कुरियर का नाम सजेस्ट किया था। तुम मेरी बातों का जवाब दे रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे बातें कर रहे हो? 2 टके के मैनेजर। काव्यांशी की हर दिन की बदतमीजी को विवेक खामोशी से सह रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि कहने को तो वो मैनेजर था कंपनी का, लेकिन उसकी हैसियत इस कंपनी में किसी नौकर से कम नहीं थी। अभी परसों की ही तो बात है। विवेक, मेरे केबिन में आओ। जी मैडम। आपने मुझे बुलाया मैडम? उसके बाद काव्यांशी ने विवेक से जो कहा उसे सुन विवेक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खून का घूंट पीकर रह गया। विवेक, मुझे अभी कभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है, लेकिन ये देखो मेरी सैंडल की हालत। तुम एक काम करो, फटाफट इसे पॉलिश कर दो। विवेक काव्यांशी की सैंडल पॉलिश करने लगा। उसकी जगह पर कोई और होता तो नौकरी छोड़कर चला जाता, लेकिन विवेक की मजबूरी उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। कुछ महीने पहले की बात है। विवेक जिस कंपनी में पहले काम करता था वो कंपनी दिवालिया हो गई। उसकी नौकरी छूट गई। उसने कई जगह कई नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। जबकि विवेक को काम का अनुभव तो था ही, उसके पास काफी सारी डिग्रियां भी थीं, वो भी फर्स्ट क्लास की। सॉरी, आपके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। निराशा का सिलसिला चल रहा था। इस बीच एक दिन शाम को उसे घर लौटे हुए अभी कुछ ही देर हुए थे कि उसकी पत्नी रीमा भागती हुई उसके पास आई। विवेक, तृप्ति अचानक बेहोश हो गई है। विवेक अपनी इकलौती बेटी तृप्ति को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसके कई सारे टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने विवेक को जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आपकी बेटी के दिल में छेद है। दिल में छेद? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और कल को कुछ भी हो सकता है। कितने पैसे चाहिए सर ऑपरेशन के लिए? 5 लाख रुपए। विवेक की नौकरी छूट गई थी। कुल मिलाकर 20,000 रुपए ही उसके पास पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करे। तभी एक दिन उसकी नजर न्यूज़पेपर पर गई। उसमें काव्या टेक्सटाइल के मैनेजर पद की वैकेंसी निकली थी। वो तुरंत वहां पहुंचा। काव्यांशी विवेक की फाइल देख रही है। डिग्रियां तो तुम्हारे पास बहुत हैं, लेकिन ये सब मेरे लिए कूड़े के समान है। अगर इन डिग्रियों की सच में कोई वैल्यू होती तो तुम इतने दिन बेरोजगार नहीं होते। जी। मुझे अपने यहाँ डिग्री वाले नहीं, काम वाले बंदे चाहिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा मैम, आप एक चांस तो दीजिए। ठीक है, 6 महीने हम तुम्हें ट्रायल पर रखेंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बोल पाएंगे। विवेक को उस समय नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसे काव्यांशी क्या कह रही थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विवेक को नौकरी मिल गई, लेकिन थोड़े दिनों में ही उसे समझ में आ गया कि काव्यांशी का स्वभाव कैसा है। उसे अब भी याद है कि अभी उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 2 ही दिन हुए थे। उस दिन रीमा का कॉल आया था। उस समय तृप्ति अस्पताल में ही थी। वो फोन पर बातें कर ही रहा था कि काव्यांशी ऑफिस आ गई। उसने विवेक को फोन पर बातें करते देखा।
किससे बातें कर रहे हो तुम? वाइफ का फोन है मैडम, वो मेरी बेटी हॉस्पिटल में है ना। हॉस्पिटल में है तो तुम भी वहीं रहो ना। ऑफिस आवर में तुम्हारी घरेलू प्रॉब्लम घर में रख कर आओ, और नहीं आ सकते तो कंपनी का गेट खुला है, अभी कभी निकल जाओ। विवेक को पता था कि ये नौकरी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने काव्यांशी से माफी मांगी। लेकिन हर दिन के अपमान और शोषण ने विवेक का दिल तोड़ दिया था। वो चाहता था कि वो ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे बांध रखा था। इस बीच एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। रात का समय था। काव्यांशी विवेक के साथ एक मीटिंग अटेंड करके लौट रही थी। काव्यांशी अपनी ही धुन में अपनी कार फुल स्पीड में चला रही थी। विवेक बेचारा पीछे की सीट पर सहमा सा बैठा हुआ था। कार इतनी स्पीड में थी कि उसका नियंत्रण उस पर से खो गया और उसने कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी। 5 लोगों की तो तत्काल मौत हो गई, कुछ घायल भी हो गए। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अब तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच कई सारे लोग इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन काव्यांशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने विवेक से कहा, विवेक, इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी तुम ले लो। मैडम मैं... हाँ तुम्हारी बेटी अस्पताल में है ना, मैं उसके ऑपरेशन और आगे की सारी जिम्मेदारी उठा लूंगी, लेकिन तुम्हें ये इल्जाम अपने सिर लेना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी बेटी बिना ऑपरेशन के मर जाएगी। विवेक अजीब से संकट में फंस गया था। उसके पास काव्यांशी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। काव्यांशी की गलती की सजा विवेक को मिल गई, लेकिन इस घटना के बाद हर दिन काव्यांशी की आंखों के आगे एक्सीडेंट का वो विभत्स दृश्य घूमने लगा। सपने में वो उससे सवाल करने लगे, क्यों मारा हमें, क्यों मारा? हर दिन एक ही तरह के सपने से काव्यांशी परेशान हो गई थी। जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। काव्यांशी की हालत पागलों सी हो गई थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था। जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगने लगा था कि उससे गलती हो गई है। उसे ये भी लगने लगा था कि उन लोगों की तो वो गुनहगार है ही जिसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ाई। विवेक की भी वो कम गुनहगार नहीं है। इस घटना के 15 दिन बाद वो खुद से पुलिस स्टेशन गई और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना, इस अपराध में आपको उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं इंस्पेक्टर, मुझे तो बस परवाह है विवेक की। उस बेगुनाह को सजा हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। विवेक बाइज्जत बरी हो गया। काव्यांशी को उम्र कैद की सजा हो गई। इस घटना को 20 साल हो चुके हैं। आज काव्यांशी जेल से रिहा हो रही है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, विवेक अब भी उनकी कंपनी में काम करता है। काव्यांशी के कहने पर ही उसने कंपनी की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। काव्यांशी अब बिल्कुल बदल गई है। एक घटना ने काव्यांशी को बदल कर रख दिया। उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। Thanks for watching.